ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के मामले अब पूरे देश में लगभग कम होते जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कोरोना से हाल ही में जंग जीती है यानी रिकवर हो चुके हैं, उन्हें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि कोरोना के बाद को अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। इसके अलावा भी और से बहुत से सवाल हैं। भविष्य में महामारी को लेकर तैयारियां कैसी हो, स्कूल खुल रखे हैं, टीकाकरण को लेके भी कई सवाल हैं लोगों के मन में। और जैसा कि आज भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टेक से कार्बोवैक्स के आपात उपयोग को है वो मंजूरी दे दी है, जो कोविड का टीका है। इसके अलावा भी मन में बहुत से सवाल हैं कि अब जब कोरोना ठीक होता जा रहा है तब मास्क और दूसरी सावधानियों की क्या जरूरत है, या फिर मेरा कोरोना तो ठीक हो गया है लेकिन स्टिल अभी भी मुझे खांसी हो रही है या अभी मुझे दूसरी तरह की परेशानी हो रही है, उसके लिए मैं क्या करूं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए रोजाना 9:30 पर कोरोना और उससे जुड़े हुए सवालों पर लगातार कार्यक्रम करता आ रहा है ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को जो है वो स्वस्थ रख सके। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी रहेंगे, जो आपके प्रश्नों का, आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 23421764 पर। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर चतुर्वेदी, कार्यक्रम में सबसे पहले आज हम आपसे जानकारी लेंगे कि जिन लोगों ने कोरोना से हाल ही में जंग जीती है यानी रिकवर हो चुके हैं, उन्हें कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। जैसा कि लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ लोग खांसी से पीड़ित हैं या कुछ लोगों को दूसरी अन्य तरह की बीमारियों ने ग्रसित कर लिया है। ऐसे में उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अपने शरीर के अंदर, अपने भोजन के अंदर क्या कुछ ऐसे परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए या लाने चाहिए ताकि वो अपने आप को तेजी से रिकवर कर सके और अगर कहीं कोरोना की कोई और लहर भी आती है तो उससे अपने आप को बचा सके। डॉक्टर वेद। देखिए नवीन जी, एक तो नॉलेज होना चाहिए किसी चीज के लिए भी जी। तो कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि साहब मुझे कोविड हुआ था, अब कोविड के बाद मेरी हार्ट रेट ज्यादा रहती है जी। तो यदि नॉलेज रहेगी तो जिसको बोलते हैं लॉन्ग कोविड, तो नॉर्मली कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो करीब 10 से 15 दिन में पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। तो छोटा मोटा वीकनेस रहता है, वो फिर आदमी ठीक हो जाता है। बट समझ लीजिए कि किसी का फटीक है या किसी का जॉइंट पेन है या किसी को हार्ट रेट बहुत ज्यादा है या किसी को हेडेक ही होता रहता है या जिसको हम लोग बोलते हैं फॉगीनेस या ब्रेन फॉग, क्या आपको लगा रहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज सा रहता हूँ, ये कई सिम्टम्स हैं। यदि आप ऑर्गन वाइज लेंगे तो ब्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक मैंने बताया, फॉगीनेस बताया। यदि आप और नीचे जाएंगे तो हो सकता है कि आपको हमेशा आंख ही लाल रहे। कई लोगों को स्किन में रैश ही रहता है, बहुत दिनों से रैश। क्योंकि मैं आर्थराइटिस का डॉक्टर हूँ, रूमेटोलॉजी हूँ, तो मेरे पास आज ही एक पेशेंट अभी आए थे कि कोविड के बाद उनको बहुत 3 महीने बाद, जनरली हम लॉन्ग कोविड उसको बोलते हैं, जिनके सिम्टम्स से 3 महीने के बाद भी जारी रहे। तो इसके लिए प्रिकॉशन, जैसा आपने बोला, क्या रखा जाए। पहली चीज तो नॉलेज के ऐसा हो सकता है, यदि है ऐसा तो एक अप्रोप्रिएट आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यदि आपको हार्ट के सिम्टम है तो या ऐसे सिम्टम, पहले तो आप अपने एक फिजिशियन को दिखाइए। कहीं बहुत बड़ी दूर जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉग्नाइज करेगा। आपको भी आना चाहिए कि हाँ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपको कोविड हुआ है तो कोई स्पेशल ऐसी डाइट नहीं है, कोई कहना कि ये
इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली डाइट है जी। हाँ, एक हेल्दी डाइट जो हम लोग खाते हैं, और जो अनहेल्दी चीजें हैं, जैसे कोई कहे कि मैं अल्कोहल का सेवन कर सकता हूँ, आप तो कहते नहीं। कोई बोलता मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ, नहीं। क्या मुझे क्या वॉक एक्सरसाइज में जाना चाहिए? हाँ, विद इन योर लिमिटेशन। यदि आप एक्सरसाइज करेंगे, यदि आप वॉक करेंगे, एक हेल्दी खाना खाएंगे, तो निसंदेह आप लॉन्ग कोविड के शिकार कम हो सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बचा सकती है वो है वैक्सीनेशन। ये देखा गया है कि लॉन्ग कोविड 50% यदि आप वैक्सीन लेंगे तो 50% कम हो जाता है। एक साइंटिफिक डाटा मौजूद है आपके पास कि अगर जो वैक्सीन लेते हैं उनको लॉन्ग सिम्टम्स भी नहीं होते। यदि आपको समझ लीजिए आपने वैक्सीन लिया और आपको कोविड भी हो गया तो लॉन्ग कोविड बहुत कम होगा। सो इसीलिए वैक्सीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे बहुत से श्रोता जो हैं वो लगातार हमें फोन कर रखे हैं। ऐसे एक श्रोता हमसे बहुत जल्दी जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में, रेवाड़ी हरियाणा के ईश्वर जी। आइए पहले उनका सवाल सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ईश्वर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं अपने रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस से हूँ। जी हाँ। मेरी उम्र 65 साल है और मैं हार्ट और शुगर पेशेंट हूँ। मेरे 2 स्टेंट डले हुए हैं। पहला मेरे इंजेक्शन 22 अप्रैल को लगा, उसके बाद 28 जून को लगा। वैसे मैं सेफ हूँ, सारे नियम का पालन कर रहा हूँ, मास्क लगा रहा हूँ, सुबह शाम घूमता हूँ, भीड़ में जाता नहीं। अब मुझे ये बताइए, तीसरा इंजेक्शन लगवाऊं, कब लगवाऊं, प्लीज बताएं। देखिए, जहाँ तक बूस्टर की बात है, जैसा गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हिसाब से है। अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने बूस्टर किसको लगाया। देखिए, सबसे पहले कोई भी वैक्सीन भी जब इस कंट्री में आई थी तो किसको लगाई गई थी? जिसको सबसे ज्यादा रिस्क है। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसका है? जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, तो पहले उनको लगाया गया। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया। तो जितने ये जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की इस तरह से होते हैं, तो आपने यदि एक डोज लगाया है और दूसरा डोज आपने लगाया है, आप सुरक्षित हैं। जैसे ही कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी जिसे कहते हैं ना कि बूस्टर डोजेस की, तो जहां तक मुझे याद है, मैं भी इतना कहना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस चीज के लिए कि जनरल पब्लिक के लिए बूस्टर डोज की पॉलिसी जहां तक मुझे मालूम है कि एज ऑन टुडे हम लोगों को क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मुझे मालूम है कि मुझे वैक्सीन लगाया गया था। यदि और इस पे कोई चर्चा हो सकती है तो मैं बताता हूं आपको जी। मेरी ख्याल से कि बूस्टर डोज की जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसी मुझे जरा देखनी पड़ेगी जी। तो नवीन जी, यदि आप कोई इस पे वो कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब, दूसरा वैक्सीन लगने के 90 डेज बाद आपको खुद ही मैसेज आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट डोज, दैट इज अ बूस्टर डोज। और अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, जिस तरह के गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं, डायरेक्टिव्स हैं, आपको कोमॉर्बिडिटीज के अंदर अगर आपको बीपी के पेशेंट हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप अपने डॉक्टर से लिखवा के बूस्टर डोज को ले सकते हैं। बहरहाल हमारे अगले कॉलर कर्नाटक से श्रीकांत जी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो हेलो श्रीकांत जी। हेलो श्रीकांत जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या जानना चाहते हैं श्रीकांत जी आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेलो जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक तो बात पहले बता के पूछूंगा कि पहली जो वेव आई थी जी, उसमें पीक पे जाने में करीब 5 महीने लगे थे जी, और वहाँ 1,07,000 पीक पे हुए थे। दूसरी वेव को पीक पे जाने में करीब 3.5 महीना लगा जी, और वहाँ 4,15,000 एक दिन में हुए। तीसरी वेव को सिर्फ 25 दिन लगा और उसमें 3,65,000 हुए जी। फिर पहली वाली जो थी उसमें रिकवरी रेट जो थी 97.33 हुआ जी। फिर जो सेकंड वेव के लिए घट के हुआ 81 तक आया जी। फिर थर्ड वाले के अंदर 97.33 से घट करके 97
40 से कट के 93 पे गया है और वापस ये इतनी जल्दी वापस हो गया। तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो धीरे धीरे पीक पे आया, जल्दी से पीक पे आ गया और जल्दी से उतर गया, और इस बार जो केस 3,65,000 हुए, इसके क्या कारण बनते हैं? क्या इससे हमें ये समझें कि वैक्सीन का असर है, या फिर ये समझें कि अगला वेव अगर आएगा तो और इससे भी कम असर होगा और भी कम असर होगा? जी डॉक्टर वेद। हाँ, मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। जी मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि जो पहली वेव, सेकंड वेव और तीसरी वेव, थर्ड वेव जो आई थी, इनमें जो इन्फेक्शन की रेट थी वो थर्ड वेव में सबसे ज्यादा तेज इन्फेक्शन हुआ था और सबसे ज्यादा जल्दी उतर भी गया था। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन या कोई और भी कारण था इसका? नहीं, देखिए ऐसा है कि क्योंकि जितने वेरिएंट्स हैं जी के अपने अपने चरित्र होते हैं। तो डेल्टा वायरस, देखिए वायरसेस तो बहुत थे, जिसे कहते हैं कि एक फ्लू का वायरस था जी, अब जो कोरोना वायरस जब आया था तो इसको जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो यही पाया कि बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है और बहुत ज्यादा सीवियर है। ये डेल्टा के बारे में था। और जब दूसरे वेरिएंट्स आए तो उन्होंने बोला, जैसे आपका जो ओमाइक्रॉन, बेसिकली क्या था कि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा थी जी, बहुत सारे केसेस हुए बट पेशेंट सीरियस नहीं थे। तो अलग अलग वेरिएंट्स के अलग अलग चरित्र हैं। हाँ, ये सब कुछ मॉडिफाई जरूर होता है वैक्सीनेशन से। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि वैक्सीन से सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो डेल्टा वायरस हो चाहे वो ओमाइक्रॉन हो, इन्फेक्टिविटी रेट तो बहुत कम हो जाती है, तो इसीलिए एक सीरियसनेस भी कम हो जाती है। तो वैक्सीन लगाएंगे तो एक तो ट्रांसमिशन भी कम हो जाता है और दूसरा सीवियरिटी भी कम हो जाती है। तो ये दोनों चीजें ऐसी, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वैक्सीनेशन का असर है कि एक वेरिएंट का खुद का चरित्र है। जहां तक हम समझते हैं ये दोनों फैक्टर्स इसमें शामिल है, दोनों फैक्टर्स शामिल है, वैक्सीनेशन भी और जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आएंगे उनके अपने अपने चरित्र होते हैं। तो ओमाइक्रॉन का जो चरित्र है वो दूसरा था कि उसमें सीरियस नहीं था, इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा थी। जी, हमारे अगले श्रोता है मध्य प्रदेश के मंदसौर से बसंती लाल जी। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। बसंती लाल जी, स्वागत है आपका। जी सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ सर। जी। और डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर, ये जानना चाह रहा था मैं कि जैसे अपन ने दोनों वैक्सीन लगा ली है ना सर। हाँ। और कई मतलब यूट्यूब वगैरह सभी पे बताते हैं कि तीसरी डोज भी लगेगी, तो क्या जरूरी है क्या सर? जी डॉक्टर साहब वही शुरू में बात हो रही थी जी। जब जो तीसरा डोज जो डॉक्टरों को लगाया गया है, जो हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है, तो वो पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी कि आपने 2 डोज ले लिए। जो बूस्टर डोज जिसे आप बोल रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा उनको इन्फेक्टिविटी के ज्यादा चांसेस हैं, या फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, नर्सेस को दिया जाएगा। अभी यदि आपको कोमॉर्बिडिटी, जैसा नवीन जी बता रहे थे कि यदि आपको डायबिटीज है या कुछ है तो थर्ड डोज आपको लगाया जा सकता है। पर जहां तक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैंने भी मैं एक पॉलिसी को निकाल के मैं देख रहा था जी कि बेसिकली कि हम लोग जो 2 डोजेस के अलावा जो थर्ड डोज है उसके लिए अभी मेरे ख्याल से ऐसा कोई पॉलिसी अभी बनाया नहीं गया, जहां तक मैं सोचता हूँ जी। मेरे ख्याल से इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। ठीक है डॉक्टर, हम इस पे चर्चा करेंगे। इस बीच गाजियाबाद लोनी से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार यामीन जी, क्या पूछना चाहते हैं? तो डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहली डोज और दूसरी डोज सेम हो गई, तीसरी डोज जो लगती है उसमें कुछ वैक्सीन में फर्क होता है क्या? जी डॉक्टर साहब, ये जो बूस्टर डोज की चर्चा कर रहे हैं हमारे श्रोता, तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो तीनों डोज है इनमें क्या फर्क होता है? नहीं, देखिए कोई भी वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल समझ लीजिए। एक तो होता है पॉलिसी, एक प्रिंसिपल ये है
कि आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चों को ले जाते हैं कि भाई पोलियो का पहला डोज, दूसरा डोज, तीसरा डोज। जी। बेसिकली इससे ये जैसे जैसे साइंस बढ़ती है, हम ये जानते हैं कि पहले डोज में थोड़ा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, सेकंड डोज में जिसे हम लोग कहते हैं उससे और बढ़ता है। फिर साइंटिस्ट काफी स्टडी करते हैं कि कितने डोज की जरूरत है। यदि आप मुझे सही पूछा जाए, यदि आप मुझे पूछें कि ठीक है साहब, थर्ड डोज नहीं, क्या फोर्थ डोज भी लगेगा, फिफ्थ डोज भी लगेगा, ये सब डिपेंड करेगा कि साइंस में क्या स्टडीज की गई हैं। एज ऑन टुडे कई बीमारियों के लिए सिर्फ एक ही डोज काफी है, कई वैक्सीन का सिर्फ एक ही डोज काफी है। बट जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे डाटा आएगा, उससे पता चलेगा कि क्या कोरोना वायरस एक फ्लू की तरह, आज बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है। नॉर्मल फ्लू, मैं कोरोना नहीं बोल रहा हूं। और फ्लू वैक्सीन को आप हर साल लगा सकते हैं, मैं लगवाता हूं। जनरली फ्लू वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? जैसे आप वृद्ध हो जाते हैं तो आपको लगवाना चाहिए, यदि आपको बार बार जुकाम होता है तो लगवाना चाहिए। ऐसे ही कोरोना वैक्सीन का भी कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जो ये बताएगी कि क्या वैक्सीन की सब्सिक्वेंट डोजेज लगवाना चाहिए, जरूरत है कि नहीं। बट एज ऑन टुडे हमें ये मालूम है कि यहाँ एक डोज, दूसरा डोज और द बूस्टर डोज जो हम लोगों को लगाया गया है, और बाकी शायद और लोगों को भी जो कि एलिजिबल होंगे, जैसे एज ऑन टुडे आज तो अभी हम कहते हैं भाई जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है या कुछ ऐसा है। बट बाकी जनता के लिए भी जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी और जैसे जैसे पॉलिसीज बनेंगी वो लगाया जाएगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ब्रज बिहारी जी। उनकी भी जिज्ञासा सुन लेते हैं। ब्रज बिहारी जी, स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। मेरे दोनों डोज लग चुके हैं। हाँ। और दोनों डोज लगने के बाद मेरे शरीर में दर्द होता है, सिर में दर्द रहता है और जी बाएं हाथ में और सिर में। जी, ये आपको दर्द कब से हो रहा है ब्रज बिहारी जी? ये मेरा दर्द हो रहा है पिछले महीने से, जनवरी से ही। जनवरी से। इसके अलावा आपको कोई और परेशानी? इसके बाद हमको और कोई परेशानी, सिर में, बाएं हाथ में और पीठ में। बाएं हाथ में, पीठ में? हाँ, और सिर में दर्द। और सिर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है आपके? सिर के बीच में ही, बीच में ही होता है। बीच में। आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया? अभी तो मैंने नहीं जी। कराया। डॉक्टर साहब, अब आप बताइए, इन्होंने दोनों डोज ले चुके हैं, अब इनको ये बीमारी परेशानी हो रही है। पहले तो इसको आप वैक्सीन से लिंक ना करें जी। हो सकता है कोई और कारण रहा हो सकता है कि तो एक अपना जो आपका फैमिली डॉक्टर है उसके लिए बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि उसको लगता है कि ये वैक्सीन के कारण है तो उस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। किंतु कोई कहे कि मेरे सिर में दर्द है और हाथ में दर्द है, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसके लिए एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना आपको बहुत जरूरी होगा। और ये मत सोचिए कि वैक्सीन से ही है ये सब कुछ। कभी कभी साइकोलॉजिकल आदमी को लगता है जी। तो यही सलाह रहेगी मेरी जी। डॉक्टर साहब, अब भविष्य में इस तरह की महामारियां आएंगी या नहीं आएंगी, अभी सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन इस तरह की महामारियों और इस तरह की बीमारियों को लेकर अब हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि जब कोरोना आया था तब हम बहुत बेसिक जानते थे इसके बारे में और काफी कुछ हमने तैयार कर लिया था। आज बीइंग अ डॉक्टर, और आप सेना में भी डॉक्टर रहे हैं, तो इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए हमें कैसी तैयारियां भविष्य में करनी चाहिए? हाँ, देखिए, किसी भी चीज की तैयारी की जाए, देखिए मैं जब आर्मी में गया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज की तैयारी शुरू से की जाती है। अब वॉर है तो उसकी एक्सरसाइज हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। अब वॉर तो 10 साल में एक बार होता है जी। तो ये तो नहीं कि 10 साल बाद आप खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए एकदम से। तो इसलिए आप वॉर गेम्स देखते हैं, ये होता है, आप कभी कभी टीवी में लोग देखते हैं जी। ऐसे ही ये महामारियों के लिए हम तैयार नहीं थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या है कि 100 साल बाद ये बीमारी आई जिसको कि पैंडेमिक कहा गया। तो
एंडेमिक तो कई बीमारियां होती हैं। एंडेमिक का मतलब है ये, या फिर आपको एपिडेमिक हो गया। कई लोग कहते हैं ना भाई साहब करीब 100 लोगों को डायरिया हो गया जी, उसको हम कहते हैं भाई सडन, इतने सारे सडनली केस हो गए, या 400 लोगों को मलेरिया हो गया। ये एपिडेमिक के लिए तो हमारे हॉस्पिटल तैयार थे हम लोग, पर जब हुआ कि ग्लोबल हो गया फिनोमेना, पेंडेमिक जिसे बोलते हैं, उसके लिए शायद हम लोगों की तैयारी वर्ल्ड ओवर नहीं थी। हम ही क्यों, इवन डेवलप्ड कंट्री अमेरिका वगैरह में भी तैयारी नहीं थी जी। बट अब चूंकि इससे हमने सीख ली है कि यस, हमारे पास एक एडिक्वेट, एक एक्सपेंसिव स्पेस होना चाहिए। जैसे आर्मी में है, मैं आपको बताता हूँ जी कि एक लातूर में एक बार भूकंप आया जी, तो भूकंप में बहुत सारे लोग, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग वो हो गए। तो चूंकि हमारे पास फील्ड हॉस्पिटल्स होते हैं और फील्ड हॉस्पिटल का काम ही है कि जब लड़ाई होगी तो वो भी वॉर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे हमारे पास करीब 100 से ज्यादा फील्ड हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं खुद गया तो लातूर में हम लोगों ने लगा दिया, जबकि मैंने बहुत से लोगों को देखा वहां गए और वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो डॉक्टर तो चले गए, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, आर्मी को नहीं, हमारी चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स है या आरएमएल है या और कोई बड़े बड़े अस्पताल, इनमें कुछ ऐसे हॉस्पिटल क्रिएट करने पड़ेंगे हमको, जो कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम उसको एक फील्ड हॉस्पिटल की भांति एक्सपेंशन कर सकते हैं, सडनली 500 बेड और बढ़ा सकते हैं। तो वो हमारी जो बेड कैपेसिटी हमें बढ़ाने के लिए आना चाहिए। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद भी बेड नहीं होता तो जनता को बहुत दुखी होना पड़ता है। दूसरा ऑफ कोर्स किसी भी इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन, वो भी हम सभी ने देखा है, अब हमने उसकी तैयारी पूरी कर ली है। तो हमारे पास बेड होना चाहिए, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, और हमारे पास दवाइयां होनी चाहिए, और हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, और शायद कभी ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो एक ब्लड भी होना चाहिए जी। तो ये सब चीजों की व्यवस्था रहेगी तो हम सिर्फ इसी महामारी नहीं, हम किसी और डिजास्टर को से भी लड़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे। हमारे अगले श्रोता हैं हरियाणा से दया किशन जी। आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। दया किशन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी नवीन जी, नमस्कार। नमस्कार दया जी। हाँ जी, मैं दया किशन बोंद कला हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी कहिए। मेरी उम्र 65 साल है जी, मैंने 3 डोज लगवा ली हैं। जी बहुत बहुत बढ़िया जी। और बहुत कुछ ठीक रहा, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। हाँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ दो समय, ये भगवान इस कोरोना बीमारी को नगर संसार पर से सदा सदा के लिए खत्म करे जी। दया किशन जी, बहुत अच्छा संदेश आप अपने थ्रू हमारे श्रोताओं को दे रखे हैं। 3 डोज ये लगवा चुके हैं, जागरूक श्रोता हैं, जागरूक नागरिक हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और ये तमाम उन लोगों के लिए संदेश जी, तमाम उन लोगों कार्यक्रम। हाँ जी, लंबे समय से जी जी जी। तो आपने हमारे कार्यक्रम को सुन के क्या सीखा? आपके कार्यक्रम में यही सीखा जी, हमें जो आपके नियम उनका पालन करना चाहिए और हमसे जी खत्म करना चाहिए कोरोना। तो दया किशन जी, आपने क्या अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया है कि वो टीका लगाएं? अगर बूस्टर डोज का नंबर आ रहा है, बूस्टर डोज लगवाएं। हाँ जी, जी रोज लगवा रहे हैं जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दया किशन जी। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल खुल रहे हैं और लगभग सभी स्कूल अब खुल चुके हैं। 12 से 18 वर्ष के लिए आज कोविड का टीका जो कॉर्बोवैक्स है उसकी भी आपात मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में अब हम जो बचा खुचा कोरोना है उससे भी पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर भी अब हमें और क्या एहतियाती उपाय, खासकर बच्चों की अगर मैं बात करूं, अपनाएं ताकि अब अगर कोरोना आता भी है तो वो कम से कम उसे घर तक ना लेकर आए? देखिए, टीवी मीडिया में काफी दिनों से पेरेंट्स की चर्चा थी कि भाई बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज सकते कि वैक्सीनेशन नहीं है। स्पेशली 12 साल के बच्चे जो है, 15 साल तक तो था जी, तो इस पे काफी वैक्सीन पे चल रहा था। तो बेसिकली 2 वैक्सीन थी पहले हमारे पास, एक कोविशील्ड एंड जाइकोड। ये दोनों वैक्सीन हमारे लिए अप्रूव थी,
बट किसी कारण से जाइकोविड तो इतना नहीं हो पाया। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली एक्सपर्ट कमेटी जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो रेगुलेटर्स हैं, जो उनकी एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने आज अप्रूवल दिया है कॉर्बेवैक्स को। ये पहले गवर्नमेंट ने एक हैदराबाद की एक कंपनी है, इन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि एडोलेसेंस पे बात हो रही थी कि हमें एक सस्ती वैक्सीन चाहिए स्कूल के लिए, करीब इसकी कॉस्ट आएगी 145 रुपए जी, और 12 साल के ऊपर से बच्चों को दी जाएगी। 12 साल से शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनको एडवांस में करीब 1500 करोड़ रुपए दिए थे इसके लिए जी। तो ऐसे नहीं हो गया है, ये काम बहुत बड़ा काम है ये। और 30 करोड़ खुराक का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया है जी, जो कि बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी डेवलप कंट्री के लिए। तो ये है कि 28 दिन के डोज में 2 डोज दिए जाते हैं। आपने एक डोज दिया और 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जी, और नॉर्मल फ्रिज में 2 से 8 डिग्री पे इसको रखा जा सकता है, वैक्सीन को रख सकते हैं, कॉर्बेवैक्स को। तो ये इस तरह से अब हमारे पास 2-3 वैक्सीन हैं। देखिए, कोविशील्ड तो है ही हमारे पास जी बच्चों के लिए जी, और एक और वैक्सीन है अब कॉर्बेवैक्स जी। तो कॉर्बेवैक्स को तो हम 12 साल की उम्र में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों वैक्सीन धीरे जैसे जैसे ट्रायल्स होते जाते हैं, वैसे मैं दर्शकों को और सबको बता दूं कि जितनी भी ये वैक्सीन हैं, ये सब वैक्सीन बच्चों को भी दी जा सकती हैं यदि कंपनीज अपना डाटा प्रस्तुत करें। जैसे देखिए, विदेशों में क्या है, मॉडर्ना वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, बच्चों को दी जा रही है। अब हमारे पास भी वैक्सीन है, तो इसमें ये होगा कि पेरेंट्स को एक अच्छा लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, स्कूल में बच्चों को भेजने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है सोसाइटी का। और यदि बच्चे इन्फेक्ट हो जाएं तो घर में आके किसी वृद्ध को वो इन्फेक्शन नहीं, कई लोग कहते थे ना कि भाई बच्चों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत है, तो देने की इसलिए जरूरत है, नहीं तो वो घर में आके इन्फेक्शन फैला सकते हैं जी। कार्यक्रम में हमारे आखिरी श्रोता हैं पंजाब से प्रेम सागर जी। प्रेम सागर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रेम सागर जी, बहुत संक्षेप में अपना सवाल पूछेगा, वक्त बहुत कम है जी। कोई बात नहीं, आज वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है सर। प्रेम सागर जी। नमस्कार आकाशवाणी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर चतुर्वेदी जी। नमस्कार जी। हाँ, प्रेम सागर बोल रहा हूँ अमृतसर से। हाँ जी प्रेम सागर जी कहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, हाँ, इतना बड़ा प्रयत्न हुआ है भारत की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ से, हाँ, क्या निश्चिंतता कब हो जाएगी जी? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि निश्चिंतता कब हो जाएगी। यदि आप वैक्सीन लेते हैं और वैक्सीनेशन हमारा 100% कवरेज होता है, जो कि हमने ऑलमोस्ट उसको अचीव करने का प्रयास किया है, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन होगा भी तो बहुत कम होगा, या डेथ रेट बहुत कम होगा और रिकवरी रेट बहुत ज्यादा होगा। डॉक्टर वेद, हमसे जुड़ने के लिए, विशेष राय साझा करने के लिए और कोरोना से बचने के लिए हमारे श्रोताओं को और ज्यादा जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस अंक में श्रोताओं बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 9:30 पर। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।